मेंस के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हमने इस टेबल में डाला हुआ है और उसके लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे वो भी हमने सामने टेबल में मेंशन किया हुआ है। विद इन 75 डेज विल हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मिंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स, जिससे न केवल आप मेंस को निकाल पाओ बल्कि अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बना पाओ। ना अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी वाइज डे 0 से लेके डे 75 तक आप क्या क्या सीखने वाले हो वो दिया हुआ है। टोटल 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इन्हीं प्रायोरिटी वाले माइक्रो थीम से आ गए, यानी कि 60% of coverage from 11 micro. So this is what the structure of your answer is. This is the introduction, this is the body, this is the conclusion. हमारे बनाए हुए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में 70% का ओवरलैप दिख जाएगा और बिकॉज ऑफ विच हमने इस बार 40% रिजल्ट भी अचीव किया। What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. अगर आप मेंस का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं कर पाए हो, उसका सिंपल सा रीजन है कि आंसर राइटिंग का जो ट्रायोका है, दैट इज स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, इनमें से किसी न किसी एक लेवल पे आप फॉल्ट कर रहे हो। और अगर आप मल्टीपल मेंस देने के बाद भी इस बार मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, यानी कि आप खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आप इन तीनों में से किस लेवल पे फॉल्ट कर रहे हो, यानी कि वो आपके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है। एंड टू आइडेंटिफाई दोज ब्लाइंड स्पॉट, आपको एक मेंटर की जरूरत है जो कि आपके लिए आइडेंटिफाई करे ताकि आप इंप्रूव कर पाओ अपनी आंसर राइटिंग जर्नी में। नाउ अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, तो आपको लिमिटेड टाइम के अंदर मेंस के लिए इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क और मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। यू नीड स्मार्ट वर्क एंड प्लानिंग। नाउ अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है या आप कंफ्यूज हो कि विद इन लिमिटेड टाइम आप अपनी आंसर राइटिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो होलिस्टिकली, तो यू डोंट हैव टू वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर स्मैश मेंस 75 डेज प्रोग्राम, जहां पे विद इन 75 डेज विल हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मिंग योर आंसर राइटिंग स्किल्स, जिससे न केवल आप मेंस को निकाल पाओ बल्कि अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बना पाओ। नाउ नेक्स्ट 75 डेज की जर्नी कैसे होगी और आप कैसे इंप्रूव करोगे उसको समझते हैं। स्क्रीन पे पूरा प्लान है और ये साइंटिफिकली डिजाइंड है इन सच ए वे कि एक स्टूडेंट जो 1000 क्वेश्चन लिखने के बाद एक लर्निंग इम्पार्ट करता है खुद के लिए, जिसमें उसको 2-3 साल लग जाते हैं, वो लर्निंग आपको हम विद इन 75 डेज 200 क्वेश्चन लिखा के इम्पार्ट कर देंगे। नाउ अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी वाइज डे 0 से लेके डे 75 तक आप क्या क्या सीखने वाले हो वो दिया हुआ है। विद इन 15 डेज आपकी स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंसी बेटर हो जाएगी बाय लर्निंग डिफरेंट फ्रेमिंग्स ऑफ क्वेश्चन एंड थीम डिमांड अप्रोच। फिर अगर आप मूव करोगे आगे तो विद इन 38 डे, एक महीने के अंदर आप फैटल 5 मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे बाय लर्निंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव, कंक्लूजन फ्रेमवर्क्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। विद इन 45 डेज आपकी कंटेंट कॉम्पिटेंसी बेटर हो जाएगी, आप फ्रेमवर्क के बेसिस पे पॉइंट जनरेट करना सीख जाओगे और आपको आर्टिकुलेशन का DAE अप्रोच आ जाएगा, यानी कि आप अपने आइडियाज को कॉपी के अंदर बेटर प्रेजेंट कर पाओ। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो विद इन 60 डेज आपकी प्रेजेंटेशन की कॉम्पिटेंसी भी बेटर हो जाएगी, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज करना आ जाएगा, आप इनोवेटिव मेथड सीख पाओगे प्रेजेंटेशन टेक्निक के, जिससे आपकी कॉपी की जो वर्टिकल व्यू है वो बेटर हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो आप वैल्यू एडिशन और पीयर लर्निंग की तरफ जा सकते हो। नाउ समझने की बात यह है कि आपको पहले दिन ही वैल्यू एडिशन नहीं सीखना है, पहले दिन ही प्रेजेंटेशन नहीं सीखना है, पहले दिन ही आप कंटेंट नहीं आर्टिकुलेट ढंग से कर पाओगे। देयर इज अ वे टू डू इट, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी जिसके थ्रू आपकी लर्निंग होगी, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ ये तो था कि आपकी आंसर राइटिंग को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे विद इन 75 डेज। अब हम ये समझते हैं कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है विद इन दिस 75 डेज। नाउ मेंस के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हमने इस टेबल में डाला हुआ है और उसके लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे वो भी हमने सामने टेबल में मेंशन किया हुआ है। लेट्स सपोज कि आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना है विद इन 10 डेज, राइट? तो आपको मेंस के पॉलिटी प्लान पे जाना होगा। नाउ दिस इज द प्लान फॉर पॉलिटी दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन 10 डेज, राइट? नाउ स्क्रीन पे पूरा प्लान है जहां पे ये मेंस का जो सिलेबस है पॉलिटी का वो दिया हुआ है। हर एक सिलेबस के अंदर जो माइक्रो थीम आपको प्रिपेयर करनी है वो दिया हुआ है। हर एक माइक्रो थीम पे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रही है वो दिया हुआ है, और हर एक माइक्रो थीम को प्रिपेयर करने के लिए कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेज होनी चाहिए वो दिया हुआ है, जिससे आपको हर दिन का क्लियरली पता हो कि क्या कवर करना है साइंटिफिकली। नाउ ये टोटल 31 माइक्रो थीम्स हैं। हो सकता है बहुत लोगों को कि 31 माइक्रो थीम्स 10 दिन में प्रिपेयर करना बहुत टफ लगे। सो व्हाट यू कैन डू इज आप यहां पे भी प्रायोरिटी कर सकते हो। आप उन माइक्रो थीम को पकड़ सकते हो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि पिछले 13 साल में 2013 के बाद से अभी तक जो पेपर हुआ है मेंस का, पिछले 13 साल में उन माइक्रो थीम को पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करो जो 3 बार से ज्यादा आ चुकी है। सो जब हमने फिल्टर लगाया तो व्हाट वी गॉट इज वी गॉट
11 माइक्रो थीम्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि जो 31 का नंबर था वो 11 पे आ गया, इतना रिड्यूस हो गया। तो अगर आप देखोगे दीज आर द माइक्रो थीम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स परस्पेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी सब्जेक्ट, राइट। और अगर आप इन माइक्रो थीम्स का इंपॉर्टेंस देखना चाहोगे कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो यू विल फाइंड कि ये इस बार का पेपर है 2025 का, ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इन्हीं प्रायोरिटी वाले माइक्रो थीम से आ गए, यानी कि 60% ऑफ कवरेज फ्रॉम 11 माइक्रो थीम। नाउ अगर मैं आपको बिगर पिक्चर दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा कि 50% ऑफ द माइक्रो थीम विल गिव यू 70% कवरेज। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि GS2 में टोटल माइक्रो थीम 64 है, बट जब हमने फिल्टर लगाया उन माइक्रो थीम को पकड़ने की कोशिश की जो 3 बार से ज्यादा आ चुकी हैं, तो वो नंबर 32 पे आ गया, दैट इज टोटली हाफ। यानी कि क्या कि 50% ऑफ द माइक्रो थीम्स विल गिव यू 70% कवरेज, और इसका मतलब ये भी हुआ कि 50% ऑफ द माइक्रो थीम जो दूसरी हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% कवरेज देंगी। तो इन 75 डेज के अंदर आपको यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका फुल फोकस कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले वो इन पे होना चाहिए ताकि आप कवरेज ज्यादा ले सकें, ताकि आपका कंटेंट बेटर प्रिपेयर हो पाए, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, और ये सारा काम जो है हमने ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए। अगर आप देखोगे तो दिस इज द 75 डे प्लान, राइट, जहां पे हमने आपको ये पॉलिटी का 10 डेज का प्लान दिया, और यहाँ पे जो प्रायोरिटी प्लान है पॉलिटी का, जो प्रायोरिटी माइक्रो थीम्स है वो दे दिया। सिमिलरली अगर देखोगे तो गवर्नेंस का ये 6 दिन का प्लान है, तो गवर्नेंस का 6 दिन के प्लान के अंदर जो भी प्रायोरिटी वाली माइक्रो थीम्स है वो भी दे दिया। सिमिलरली जो व्हाइट बैकग्राउंड में है दैट इज द ओवरऑल प्लान, और जो पिंक बैकग्राउंड पे है दैट इज द प्रायोरिटी प्लान। तो ये सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने किया हुआ है, एंड दैट विल बी अवेलेबल टू यू इन दिस वीडियो के लिंक में, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर 75 डेज आप अपने लिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ जैसा कि हमने बताया कि हम आपको ट्रेन करने वाले हैं ट्रायोका पे, दैट इज स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। इन तीनों लेवल पे आपके जो भी ब्लाइंड स्पॉट होंगे हम उसको फिक्स करेंगे। तो आफ्टर 75 डेज कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए। स्ट्रक्चरल लेवल पे मैं आपको अगर बताऊं तो अगर एक स्टूडेंट जो क्लियरली अपने आंसर्स में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन डिमार्केट नहीं कर पाता, बॉडी के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स नहीं बना पाता, वहां से आप क्लियरली इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को डिमार्केट कर पाओगे बाय डिकोडिंग द क्वेश्चन। बॉडी के अंदर सेपरेट हेडिंग्स जो भी हैं डिमांड वाइज, उनको पकड़ के एड्रेस कर पाओगे थ्रू डिफरेंट हेडिंग्स, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 75 डेज, राइट। मूविंग ऑन, कंटेंट लेवल पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सपेक्ट। एक स्टूडेंट जिसके पास आंसर के लिए कंटेंट नहीं है, जो एक ही आइडिया को बड़े पैराग्राफ के थ्रू आउट द आंसर जो है प्रेजेंट कर रहा है, वहां से आप कुछ इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म होकर आ सकते हो, जहां पे एक स्टूडेंट के पास इंट्रो में भी लिखने के लिए कंटेंट है, बॉडी में भी लिखने के लिए कंटेंट है, और बॉडी के अंदर उसके डायमेंशंस भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसने एक हेडिंग के अंदर 4 डिफरेंट आइडियाज थ्रू पॉइंटर्स दिए हैं, और हर एक पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए भी कंटेंट। सो यू कैन एक्सपेक्ट this kind of transformation with respect to content level. Now प्रेजेंटेशन लेवल पे आप कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 75 डेज, वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा आंसर लिखते हो, आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन भी क्लियरली डिमार्केटेड है, आपके पास कंटेंट भी है, बट आपकी कॉपी कुछ ऐसी दिख रही है विच इज मोनोटोनस, तो आपको प्रेजेंटेशन लेवल पे भी इंप्रूव करके कुछ यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। आपको इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, आपको डायग्राम्स का यूज सीखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें सीखने के बाद कुछ ऐसा आप अपने लिए अचीव कर पाओगे आफ्टर 75 डेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन लेवल। तो दिस इज व्हाट यू कैन अचीव आफ्टर 75 डेज, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कमिटेड हो, अगर आप एफर्ट देने के लिए रेडी हो, तो हमसे कोई चूक नहीं होने वाली, बिकॉज स्मैश डज नॉट मिस। अगर आपको मैं बता पाऊं कि हमारा इस बार 70% हिट रेशियो रहा है, और पिछले 2-3 बार से यही चल रहा है कि हमारे बनाए हुए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में से आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में 70% का ओवरलैप दिख जाएगा, और बिकॉज ऑफ विच हमने इस बार 40% रिजल्ट भी अचीव किया, राइट। हमारे साथ जो भी स्टूडेंट मेंस लिख रहे थे इस बार, उनमें से 40% ऑफ द स्टूडेंट हैव क्लियर्ड मेंस दिस टाइम, व्हिच इज अ बिग नंबर बाय द वे, राइट। नाउ अगर आपको मैं कुछ प्रूफ दिखा पाऊं, तो स्मैश का जो 70% हिट रेशियो है, यहाँ पे आपको मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, रियल मेंस के क्वेश्चन इस बार 2025 के, और ये हमारे एफएलडी क्वेश्चन जहां पे हमने क्लियरली डिमार्केट किया हुआ है कि कौन से एफएलडी से कौन सा क्वेश्चन नंबर आया हुआ है जो एक हिट रेशियो बनता है,
राइट। नाउ नॉट ओनली दैट, बहुत ही साइंटिफिकली हम अपने ओवरलैप्स को दिखाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये पार्डनिंग पावर वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्लियरली हमने दिखाया है थीम डिमांड लेवल पे कि कैसे ओवरलैप्स हो रहा है, राइट। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा पाऊं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला क्वेश्चन जो आया था, उसमें से अगर आप देखोगे तो दीज आर द ओवरलैप्स जो हमारे मेंस के क्वेश्चन से बनाए हुए हो रहा है, राइट। सो वी गो साइंटिफिकली। नाउ ये हिट रेशियो एंड ओवरलैप तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक साइंटिफिकली डिजाइंड करिकुलम हो, सिस्टम हो। अगर आप देखोगे तो हमारा जो हर एक टेस्ट है एफएलटी का, उसको हम प्रॉपरली प्लान करते हैं। पीवाईक्यू माइक्रो थीम के बेसिस पे, करंट अफेयर के बेसिस पे हम टॉपिक को प्रिडिक्ट करते हैं और हर एक एफएलटी में कौन सा टॉपिक जाना चाहिए वो सारी चीज हमारी टीम प्रिडिक्ट करके ही डालती है, राइट। सो ये सारी हमारी हेडक है, आपको सिर्फ और सिर्फ करिकुलम को फॉलो करना होता है, राइट। तो अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो विच प्रोग्राम टू ज्वाइन, लेट मी टेल यू द स्मैश मींस 25 days प्रोग्राम विल कवर यू एंड यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज विद एनी अदर प्रोग्राम, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस बार के जो मेंस डिसक्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं, ऐसा क्या फंडामेंटल मिस्टेक किया उन्होंने स्ट्रक्चर के लेवल पे, कंटेंट के लेवल पे और प्रेजेंटेशन के लेवल पे, जिससे उनका एग्जाम जो है इस बार क्लियर नहीं हो पाया। तो स्ट्रक्चर के लेवल पे एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे ब्लाइंड स्पॉट 1 जो स्ट्रक्चर के लेवल पे है, स्क्रीन पे हमारे पास एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसपे उसने ये आंसर लिखा हुआ है। मैं आपको सिंपल इसका ब्लाइंड स्पॉट पकड़ के दिखाता हूं। अगर आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे, यहाँ लिखा हुआ है इन रिसेंट ईयर्स यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मोबिलाइजेशन बाय सिविल सोसाइटी हैज इमर्ज्ड एज पावरफुल फॉर्म ऑफ प्रेसिड पॉलिटिक्स, राइट। एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, राइट। क्लियरली यहाँ पे जो डायरेक्टिव है वो क्या है, एग्जामिन है, और एग्जामिन रिक्वायर्स यू टू गो फॉर 50-50 अप्रोच, यानी कि आपको इम्पैक्ट में निगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाना ही पड़ेगा, राइट। और निगेटिव एस्पेक्ट का जो वेटेज भी होगा वो इक्वल अमाउंट में होने वाला है, राइट। अब इसके आंसर को आप देखो, राइट। इसके आंसर को देखो, यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे इसने पावरफुल फॉर्म ऑफ प्रेसिड पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, इम्पैक्ट बताया दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हियर, बट जो इवैल्यूएट वाला एस्पेक्ट है उसको यहां पे लाके छोड़ दिया, नॉट इवन 10% ऑफ द पेज स्पेस, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको नंबर मिलेगा रियल मेंस एग्जामिनेशन में? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली आपका स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि आप ये डिमांड नहीं निकाल पाए ढंग से और उसको वेटेज कितना देना था वो आप नहीं पकड़ पाए, राइट। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट डज, और उसके बाद स्ट्रक्चरल लेवल पे ये ब्लाइंड स्पॉट निकल के आता है। ना वो आगे बढ़ते हैं, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंटेंट लेवल पे कैसे स्टूडेंट्स के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो स्टूडेंट खुद नहीं पकड़ पाते, राइट। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे स्टूडेंट की कॉपी है, ये भी एक वेटरन एस्पिरेंट है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको उसका ब्लाइंड स्पॉट दिखाता हूं। द क्वेश्चन सेज डेटा इज द न्यू ऑयल but only when processed into meaningful insight. This is a statement, right? Examine how e-governance can revolutionize rural development programs in India. This is the question. क्वेश्चन की अगर आप थीम देखोगे तो थीम क्या है क्वेश्चन की? ई गवर्नेंस, राइट। क्वेश्चन की थीम हमारे पास ई गवर्नेंस है, राइट। मैंने क्वेश्चन के अंदर एक इम्प्लिसिट डिमांड है ID1 जिसको मैं बोलूंगा, वो ये है कि डेटा इज द न्यू ऑयल व्हेन प्रोसेस्ड इनटू मीनिंगफुल इनसाइट, यानी कि आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा बताना पड़ेगा मोटा मोटा, राइट। यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो एग्जामिन लिखा है, यानी कि फंक्शनल डायरेक्टिव आपसे क्या बोल रहा है, एग्जामिन, यानी कि आपको 50-50 अप्रोच लगाना पड़ेगा कि आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि ई गवर्नेंस का कैसे रूरल डेवलपमेंट में रिवॉल्यूशनाइज किया ई गवर्नेंस ने, राइट। तो आपके पास एक्सप्लिसिट डिमांड 1 क्या आ जाएगा कि ई गवर्नेंस ने कैसे रूरल डेवलपमेंट किया, राइट। बट कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डायरेक्टिव है वो क्या है, एग्जामिन एंड दैट रिक्वायर्ड 50-50 अप्रोच, राइट। उसके बाद आपको एक वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट पार्ट आप चैलेंजेस लिख रहे हो एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये आपका रहा वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। So this is what the structure of your answer is. This is the introduction, this is the body, this is the conclusion, right? अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चरली बहुत बेटर है। यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन भी लिखा है, यहाँ पे इसने सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा भी हाईलाइट किया है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, यहाँ पे उसने पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रूरल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इन रूरल डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है, राइट।
यहाँ पे इनहेरेंट डिफिशियंसीज भी इसने बताई हैं, उसके बाद ये वे फॉर्म भी बताया है, उसके बाद इसने कंफ्यूजन भी दिया। तो स्ट्रक्चरली ये आंसर बहुत बेटर है अगर आप देख पा रहे हो तो, बट इस आंसर में कंटेंट लेवल पे ब्लाइंड स्पॉट है। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। नाउ लेट्स सी कि ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट करना है ई गवर्नेंस के थ्रू। तो रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपको मैं बता पाऊं। एक तो हो गया सोशल डेवलपमेंट, राइट, एक हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक हो गया आपका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, एक हो गया आपका गवर्नेंस लेवल पे डेवलपमेंट, राइट। दीज आर द 4 पैरामीटर्स दैट यू हैव टू यूज, राइट, गवर्नेंस के लेवल पे डेवलप, राइट। दीज आर द 4 पैरामीटर। अब सोशल डेवलपमेंट में यू कैन टॉक अबाउट व्हाट, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में कैसे ई गवर्नेंस ने इंपैक्ट डाला। इकोनॉमिक लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, क्रेडिट सप्लाई में, इन सारी चीजों पे कैसे जो है ई गवर्नेंस हेल्प कर रहा है। सिमिलरली आप इन्वायरमेंट के लिए बात कर सकते हो, सिमिलरली आप गवर्नेंस के लिए बात कर सकते हो। गवर्नेंस के लिए यू कैन टॉक अबाउट कि सर्विस डिलीवरी में कैसे हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस को इफिशियंट बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, राइट। दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको अपने आंसर में लिखने होंगे। बट जब आप स्टूडेंट का जब आंसर देखते हो ना, तो स्टूडेंट का जो आंसर है इट्स मोर अबाउट द गवर्नेंस एस्पेक्ट ओनली। यहां पे भी आप देखो तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात कर रहा है, बॉटम अप प्लानिंग की बात कर रहा है, सर्विस डिलीवरी की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ना कि इसने सोशल डेवलपमेंट का डायमेंशन नहीं डाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायमेंशन नहीं डाला। ये सारे डायमेंशन किसके डाल रहा है, गवर्नेंस के। अगेन सर्विस डिलीवरी, अगेन लीकेज एंड करप्शन इज टॉकिंग अबाउट, राइट। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ब्लाइंड स्पॉट कंटेंट लेवल को दिखाते हैं कि इसने राइट फ्रेमवर्क नहीं लगाया अपने पॉइंट्स को जनरेट करने के लिए, राइट। अब ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना, राइट। नाउ मूविंग ऑन, प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या ब्लाइंड स्पॉट आ सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टूडेंट की कॉपी हमारे पास आई जिसने मेंस लिखा है इस बार और नहीं क्लियर किया। अब उसको यहाँ पे कोचिंग में नंबर कितने मिले, 4.25 आउट ऑफ 10। 5 इज द हाईएस्ट मार्क दैट वी गिव इन 10 मार्कर, राइट। अगर आप देखोगे इस चीज को तो क्या आपको इसकी कॉपी पढ़ने का मन कर रहा है? हो सकता है इसका स्ट्रक्चर बेटर हो सकता है कंटेंट भी बेटर हो, बट क्या प्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो इवैल्यूएटर नंबर देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन थिंग ही इज नॉट एबल टू इंप्रूव, राइट। इस तरीके की हैंडराइटिंग में नंबर नहीं आने वाला, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखते हो, एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी, राइट। तो आपको देख पाए कि स्ट्रक्चर लेवल पे, कंटेंट लेवल पे और प्रेजेंटेशन लेवल पे किस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जिनको इंप्रूव करना होता है, और हम उसको कैसे करते हैं, डेलिबरेट एफर्ट देके डेलिबरेट इवोल्यूशन कराते हैं। हर एक टेस्ट के बाद हम डिस्कशन करते हैं, जहां पे हर एक टेस्ट में क्या इश्यूज थे, उस पर क्या सजेशन दिए गए, वो हम स्टूडेंट को देते हैं ताकि स्टूडेंट नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर पाए। एंड दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 75 डेज में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हमने आपको पूरी जर्नी दिखा दी, हमने आपको 75 डेज का प्लान दे दिया, हमने आपको आउटकम भी दिखा दिया कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इज द टाइम कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उसको समझेंगे। आपको इन 75 डेज में बहुत सारे माइक्रो लूप्स क्लोज करने, राइट। मतलब क्या, लेट्स से आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हो, तो पॉलिटी प्रिपेयर करने के लिए आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे पॉलिटी का माइक्रो लूप क्लोज हो जाए। उसके बाद आप लेट्स से आपने सब्जेक्ट चेंज किया, आप गवर्नेंस ले लिए। नाउ गवर्नेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको अगेन 7 स्टेप्स ये वाले फॉलो करने हैं टू क्लोज द माइक्रो लूप ऑफ गवर्नेंस। दिस वे यू विल बी क्लोजिंग लॉट ऑफ माइक्रो लूप्स विद इन दीज 75 डेज, राइट। तो अब ये 7 स्टेप हैं क्या जिससे एक माइक्रो लूप क्लोज होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन 7 स्टेप्स में से देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो बिफोर टेस्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट को चूज करना है, राइट। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सब्जेक्ट चूज कीजिए, और सब्जेक्ट चूज करने के बाद टाइम टेबल में जाके ये देखिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी चूज किया, आप जाके देखिए टाइम टेबल में कि कौन सा टेस्ट आप दे सकते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग पॉलिटी। तो यू विल फाइंड कि एडवांस टेस्ट 1 आप देने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट, राइट। नाउ मूविंग ऑन, सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको माइक्रो थीम वाली बुकलेट पे जाना है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट, तो उसके अंदर कौन कौन सी माइक्रो थीम जो है आपको प्रिपेयर करनी है वो आपको देखना पड़ेगा माइक्रो थीम की बुकलेट से। फॉर एग्जाम्पल, आप
आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो भी माइक्रो थीम्स है, ये सारी माइक्रो थीम्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, राइट? एनालाइज करके प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट? नाउ आफ्टर एनालाइजिंग दीज माइक्रो थीम्स व्हाट विल हैपन इज कि आपको 75 डे प्लान के साथ मैप करना पड़ेगा। यानी कि आप माइक्रो थीम में पहले उन माइक्रो थीम को प्रिपेयर करोगे जो प्रायोरिटी वाली हैं, जो हमने 75 डेज में आपको दिखाया है, राइट? दिस विल बी द स्टेप, दिस विल बी द सेकंड स्टेप। नाउ माइक्रो थीम एनालाइज करने के बाद आपको नोट्स बनाने होंगे। तो नोट्स आप कहां से बनाओगे? एक्स फैक्टर नोट्स से बनाओगे, राइट? एक्स फैक्टर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पीपल हैव रेड दीज एक्स फैक्टर नोट्स, उसके बाद उन्होंने रैंक भी लाई है, दीज नोट्स आर सफिशिएंट इनफ, राइट? इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा करना है, सिंपली गूगल सर्च कीजिए, राइट? नथिंग एल्स, राइट? उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू वॉच द स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर्स, जहां पे हम इस स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, लाइव पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें आप आंसर की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखोगे, फ्रेमवर्क सीखोगे पॉइंट जनरेट करने के लिए, राइट? ओवरऑल प्रेजेंटेशन का आइडिया आएगा कि कैसे कंटेंट को आप 2 पेज में उतार कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द स्मैश पीवाईक्यू लेक्चर दैट यू हैव टू वॉच। दीज आर 50 लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे हैं, और अगर आपको इन लेक्चर्स की क्वालिटी देखनी है तो यू कैन स्कैन द QR कोड फ्रॉम हियर और आप एक लेक्चर देख सकते हो ताकि आपको इस लेक्चर की क्वालिटी समझ में आ पाए, राइट? सो ऑल दीज 4 स्टेप्स दैट यू हैव टू डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद क्या करोगे? आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। दिस इज द 5th स्टेप कि आप टेस्ट आओगे, अटेम्प्ट करोगे। आप ऑफलाइन हमारे सेंटर आ सकते हो ताकि आप डिसिप्लिन वे में, टाइमली मैनर में आप टेस्ट को दे पाओ, राइट? नाउ आफ्टर द टेस्ट अब हमारी अकाउंटेबिलिटी आती है कि हम आपको इंप्रूव कराएं। अभी तक सिर्फ आप मेहनत कर रहे थे, अब 5वें स्टेप के बाद दैट इज 6वां और 7वां स्टेप, ये हमारा काम है, राइट? जैसे ही आप टेस्ट दोगे आपका क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा कॉपी का, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी स्टैंडिंग कहां है, कितने नंबर आप लेके आ पा रहे हो, राइट? साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा, जहां पे आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो और जो भी वैल्यू एडिशन इन मॉडल आंसर्स में दिए गए हैं उनका यूज करके अपने नोट्स को इनरिच कर सकते हो उन टॉपिक्स पे जिस पे क्वेश्चन आए थे, राइट? दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड यू विल गेट द इवैल्यूएट कॉपी। नाउ आफ्टर द इवैल्यूएशन कम्स द रियल थिंग, जहां पे एक्चुअली आपका इंप्रूवमेंट होता है थ्रू मेंटर डिस्कशन। यानी कि हर एक कॉपी पे जो भी आप लिखते हो, मेंटर आपकी कॉपी को एनालाइज करता है, आपके सारे ब्लाइंड स्पॉट को देखता है कि कंटेंट लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे, प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या ब्लाइंड स्पॉट है, उनको आइडेंटिफाई करता है और आपको एक क्लियर रोड मैप देता है ताकि आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर पाओ, राइट? तो सक्सेसिव टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी आंसर राइटिंग जर्नी में काफी इंप्रूव कर पाओगे, जिससे न केवल आप मेंस निकाल पाओ बट अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूव कर पाओ, राइट? दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो नाउ with this what we are going to do is we are starting our November batch of Smash, जहां पे within 75 days we are going to help you. So if you want to know about the program, आप क्या कर सकते हो कि इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पे कॉल करके हमें प्रोग्राम के बारे में और जान सकते हो, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में और जान सकते हो। Now also there are a lot of aspirants who are very much confused कि क्या रॉन्ग गया इस बार के पेपर में, राइट? दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट बाय देयर ओन। सो व्हाट यू कैन डू इज विद दिस QR कोड आप अपनी कॉपी हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कॉपी को एनालाइज करेंगे, आपके ब्लाइंड स्पॉट को क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये रीजन बताएंगे कि आपका मेंस इस बार क्यों नहीं हुआ, राइट? कि क्या कमी आपकी कॉपी में रह गई, सो दैट यू कैन इम्प्रूव, राइट? सो यू कैन यूज दिस QR कोड। सो विद दिस द सेशन एंड्स हियर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली गाइड्स।